नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 24 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, वर्तमान अमेरिकी विदेश मंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक औपचारिक बैठक की? ऑप्शन A है लॉर्ड ऑस्टिन, ऑप्शन बी है एंटनी ब्लिकन, ऑप्शन सी है जैक सुलिवन, ऑप्शन डी है विलियम बंस। सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटनी ब्लिकन। एंटनी ब्लिकन वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के 71वें विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। लॉर्ड ऑस्टिन अमेरिकी रक्षा सचिव हैं। जैक सुलिवन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। विलियम बंस केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के प्राथमिक विदेश नीति सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं। वे अमेरिकी कैबिनेट के सर्वोच्च पदधारी सदस्य के रूप में कार्य करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, विश्व व्यापार संगठन WTO के ढांचे के भीतर भारत और इथियोपिया के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल का प्राथमिक महत्व क्या है? ऑप्शन A है, यह एक अधिमान्य व्यापार समझौता स्थापित करता है जो दोनों देशों के बीच सभी आयात शुल्क को समाप्त कर देता है। ऑप्शन बी है, ये बहुपक्षीय नियम आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली में इथियोपिया के एकीकरण के लिए भारत के समर्थन को औपचारिक रूप देता है। ऑप्शन सी है, यह इथियोपियाई व्यापार के लिए एक वैकल्पिक कानूनी निविदा के रूप में भारतीय रुपये को तत्काल अपनाने का आदेश देता है। ऑप्शन डी है, ये भारत को प्रमुख बंदरगाहों पर इथियोपिया के सीमा शुल्क और व्यापार रसद संचालन के प्रबंधन के विशेष अधिकार प्रदान करता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ये बहुपक्षीय नियम आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली में इथियोपिया के एकीकरण के लिए भारत के समर्थन को औपचारिक रूप देता है। ये प्रोटोकॉल एक अनिवार्य द्विपक्षीय कदम का प्रतिनिधित्व करता है जहां मौजूदा सदस्य एक नए देश के WTO प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए बाजार पहुंच शर्तों पर बातचीत करते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि परिग्रहण प्रोटोकॉल कुल टैरिफ उन्मूलन को अनिवार्य नहीं करते हैं। विकल्प सी गलत है क्योंकि WTO परिग्रहण में मौद्रिक संघ या मुद्रा अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। विकल्प डी गलत है क्योंकि WTO सदस्य राज्यों को किसी अन्य राष्ट्र के लॉजिस्टिक्स पर संप्रभु नियंत्रण प्रदान नहीं करता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में माराकेश समझौते के बाद हुई थी, जिसने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT की जगह ली। WTO में प्रवेश के लिए एक आम सहमति आधारित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसमें आवेदक को अपनी राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को संगठन के बहुपक्षीय समझौतों के साथ संरेखित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, भारत ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल होने की अपनी औपचारिक बोली का समर्थन करने के लिए किस देश के साथ एक द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन A है केन्या, ऑप्शन बी है इथियोपिया, ऑप्शन सी है नाइजीरिया, ऑप्शन डी है तंजानिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, इथियोपिया। भारत ने इथियोपिया के WTO में प्रवेश का समर्थन करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। केन्या पहले से ही WTO का सदस्य है। नाइजीरिया 1995 से WTO का सदस्य है। तंजानिया 1995 से WTO का सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1995 में माराकेश समझौते के बाद टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT को बदलने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, रोजगार मेले के 19वें संस्करण में नव भर्ती युवतियों को कितने नियुक्ति पत्र वितरित किए गए? ऑप्शन A है 41,000, ऑप्शन बी है 51,000, ऑप्शन सी है 61,000, ऑप्शन डी है 71,000। सही जवाब है ऑप्शन बी, 51,000। 19वें रोजगार मेला कार्यक्रम में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र नए रंगरूटों को सफलतापूर्वक वितरित किए गए। 41,000 एक गलत आंकड़ा है जो इस विशेष कार्यक्रम संस्करण से संबंधित नहीं है। 61,000 एक उच्च मान है जो आधिकारिक रिपोर्ट के साथ संरेखित नहीं है। 71,000 एक गलत अनुमान है जो वितरित वास्तविक संख्या से अधिक है। रोजगार मेला भारत सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रीय विभागों में 10 लाख रिक्तियों को भरने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी भर्ती अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यबल को मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 5, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है,
वीबीजी रैमजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे की तैयारी की समीक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? ऑप्शन A है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन B है ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन C है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन D है भूमि संसाधन विभाग। सही जवाब है ऑप्शन B, ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग वीबीजी रैमजी अधिनियम 2025 के लिए राज्यों की तत्परता की समीक्षा करने के लिए नोडल निकाय है। पंचायती राज मंत्रालय इस विशिष्ट अधिनियम के रोलआउट के बजाय स्थानीय शासन और विकेंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। कृषि मंत्रालय फसल संबंधी नीतियों और कृषि सब्सिडी से संबंधित है। भूमि संसाधन विभाग भूमि प्रबंधन और जलविभाजक कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है। इस विशिष्ट ग्रामीण विकास जनादेश का नहीं। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके प्राथमिक जनादेश में ग्रामीण गरीबी को कम करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मनरेगा और पीएमएवाईजी जैसी योजनाओं को लागू करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। सवाल ये है, रक्षा क्षेत्र में भारत की आयात निर्भरता को कम करने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल लक्षित है? ऑप्शन A है मेक इन इंडिया पहल, ऑप्शन B है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ऑप्शन C है रक्षा निर्यात संवर्धन योजना, ऑप्शन D है रणनीतिक साझेदारी मॉडल। सही जवाब है ऑप्शन B, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को चलाने वाला व्यापक नीतिगत ढांचा है। मेक इन इंडिया एक व्यापक औद्योगिक नीति है जो विशेष रूप से रक्षा तक सीमित नहीं है। रक्षा निर्यात संवर्धन योजना बिक्री पर केंद्रित है, न कि मुख्य रूप से स्वदेशी निर्माण पर। सामरिक भागीदारी मॉडल DAP के तहत एक विशिष्ट खरीद तंत्र है, न कि अम्ब्रेला पहल। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 को खरीद को सुव्यवस्थित करने और बाई इंडियन IDDM श्रेणी को प्राथमिकता देने के लिए पेश किया गया था। भारत वर्तमान में रक्षा उपकरणों के दुनिया के शीर्ष आयातकों में से एक है, जिसे सरकार स्वदेशीकरण के माध्यम से उलटने का लक्ष्य रखती है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। सवाल ये है, भारत मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ठंडे पानी की मत्स्य पालन के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? ऑप्शन A है पश्चिमी घाट, ऑप्शन B है हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन C है सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन D है दक्कन का पठार। सही जवाब है ऑप्शन B, हिमालयी क्षेत्र। सरकार विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय आजीविका के लिए ठंडे पानी की मत्स्य पालन विकसित कर रही है। पश्चिमी घाट ठंडे पानी की प्रजातियों के विकास के लिए प्राथमिक ध्यान नहीं है। सुंदरबन मुख्य रूप से खारे पानी और मैंग्रोव आधारित मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। दक्कन के पठार में इन विशिष्ट मत्स्य पालन के लिए आवश्यक उच्च ऊंचाई वाले ठंडे पानी की स्थिति नहीं है। नीली अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के लिए समुद्र और जल संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए शुरू की गई प्रमुख योजना है। क्वेश्चन नंबर 8, टॉपिक है हेल्थ और मेडिकल अफेयर्स। सवाल ये है, NBEMS के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करने वाली वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? ऑप्शन A है डॉक्टर मनसुख मांडविया, ऑप्शन B है जगत प्रकाश नड्डा, ऑप्शन C है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन D है डॉक्टर हर्षवर्धन। सही जवाब है ऑप्शन B, जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉक्टर मनसुख मांडविया पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संभाल रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान सेवा की थी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह मुख्य रूप से पूरे भारत में DNB और FNB जैसी स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 9, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हाल ही में किस देश की यात्रा पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA के संबंध में उच्च स्तरीय चर्चा करने गई थी? ऑप्शन A है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन B है कनाडा, ऑप्शन C है सिंगापुर, ऑप्शन D है जापान। सही जवाब है ऑप्शन B, कनाडा। पीयूष गोयल विशेष रूप से CEPA व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा गईं। ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ एक अलग मौजूदा व्यापार समझौता है जिसे ECTA के नाम से जाना जाता है।
सिंगापुर CECA समझौते में एक भागीदार है, वर्तमान CEPA वार्ता नहीं। जापान CEPA ढांचे के माध्यम से भारत के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस विशिष्ट यात्रा का गंतव्य नहीं था। एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA एक द्विपक्षीय संधि है जिसे व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मुख्य रूप से भागीदार देशों के बीच टैरिफ में कमी, सेवा व्यापार और निवेश सुरक्षा पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 10, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, एशियाई उत्पादकता संगठन APO की गवर्निंग बॉडी की 68वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन A है टोक्यो, ऑप्शन B है नई दिल्ली, ऑप्शन C है बैंकॉक, ऑप्शन D है सिंगापुर। सही जवाब है ऑप्शन B, नई दिल्ली। APO गवर्निंग बॉडी की 68वीं बैठक आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। टोक्यो APO का मुख्यालय है, इस विशिष्ट सत्र का मेजबान नहीं। बैंकॉक एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र है लेकिन इस बैठक की मेजबानी नहीं की। सिंगापुर एक सदस्य राष्ट्र है लेकिन इस सत्र के लिए स्थल नहीं था। एशियाई उत्पादकता संगठन की स्थापना 1961 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता से जुड़े विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। भारत इस अंतरसरकारी संगठन का संस्थापक सदस्य है। अब क्विक रिवीजन, पार्ट 1, पहले 5 फैक्ट्स। 1. वर्तमान अमेरिकी विदेश मंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक औपचारिक बैठक की? आंसर, एंटनी ब्लिंकन। 2. विश्व व्यापार संगठन WTO के ढांचे के भीतर भारत और इथियोपिया के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल का प्राथमिक महत्व क्या है? आंसर, ये बहुपक्षीय नियम आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली में इथियोपिया के एकीकरण के लिए भारत के समर्थन को औपचारिक रूप देता है। 3. भारत ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल होने की अपनी औपचारिक बोली का समर्थन करने के लिए किस देश के साथ एक द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? आंसर, इथियोपिया। 4. रोजगार मेले के 19वें संस्करण में नव भर्ती युवतियों को कितने नियुक्ति पत्र वितरित किए गए? आंसर, 51,005। VBG रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे की तैयारी की समीक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? आंसर, ग्रामीण विकास विभाग। रिवीजन जारी है। पार्ट 2/2, फैक्ट्स 6-10/6। रक्षा क्षेत्र में भारत की आयात निर्भरता को कम करने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल लक्षित है? आंसर, आत्मनिर्भर भारत अभियान। 7. भारत मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ठंडे पानी की मत्स्य पालन के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? आंसर, हिमालयी क्षेत्र। 8. NBEMS के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करने वाली वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं? आंसर, जगत प्रकाश नड्डा। 9. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हाल ही में किस देश की यात्रा पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA के संबंध में उच्च स्तरीय चर्चा करने गई थी? आंसर, कनाडा। 10. एशियाई उत्पादकता संगठन APO की गवर्निंग बॉडी की 68वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? आंसर, नई दिल्ली। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे, पढ़ते रहो, सफल होते रहो।